नमस्कार सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई, आतंकवादियों की मदद करने वालों की धरपकड़ और ड्रग्स के कारोबार में लगे लोगों पर छापेमारी की कार्यवाही तेजी के साथ चल रही है। इस बीच सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में हालात में सुधार के बावजूद आंतरिक इलाकों से सेना वापसी का समय अभी नहीं आया है। तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि G20 बैठक का सफल आयोजन अशांति पैदा करने वालों के लिए करारा सबक है। कश्मीर के हालात की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन घाटी के आंतरिक इलाकों में सेना की वापसी का समय अभी नहीं आया है। चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC लेफ्टिनेंट जनरल ADS औजला ने बताया है कि घाटी में सक्रिय आतंकियों की संख्या पिछले 34 वर्षों में सबसे कम है। लेफ्टिनेंट जनरल औजला ने कहा, इंशाअल्लाह, लेकिन मुझे लगता है कि वह समय अभी नहीं आया है। इससे पहले कि हम कोई फैसला लें, हमें अभी भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हुई देखनी है। उन्होंने कहा, मैं खुद किसी समय सीमा पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और ना ही मैं यह कहूंगा कि यह गलत समय है या सही समय है। GOC ने कहा कि कश्मीर की समृद्धि और तरक्की सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजनाओं में सेना सिर्फ एक उपकरण है। उन्होंने कहा, हम राज्य प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ सामूहिक रूप से काम करेंगे ताकि हम निर्णय लेने से पहले कश्मीर को बेहतर स्थिति में देख सकें। उन्होंने कहा, यह एक राष्ट्रीय आह्वान है और इस बारे में फैसला सही समय पर उचित तरीके से लिया जाएगा। उस समय जब वह एक युवा अधिकारी के रूप में करीब 30 साल पहले घाटी आए थे, तब से अब की स्थिति की तुलना के सवाल पर GOC ने कहा कि अब चीज़ें सही हुई हैं। उन्होंने कहा, हम जब पीछे मुड़कर तब की स्थिति पर गौर करते हैं जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो चीज़ें सही नहीं थी और उन्हें नियंत्रित करना था। उन्होंने कहा, आज मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 30 वर्षों में और विशेष रूप से अगस्त 2019 से पिछले 3-3.5 वर्षों में चीज़ें सही हुई हैं। अधिकारी ने कहा कि कश्मीर में अनेक बलिदान और कड़ी मेहनत के बाद सामान्य स्थिति और शांति हासिल हुई है। उन्होंने कहा, खुद एक सैनिक होने के नाते मुझे लगता है कि यह वह जगह है जहां सैनिकों के बलिदान, इतनी सारी एजेंसियों के बलिदान, प्रशासन और लोगों के प्रयासों से स्थिति में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और अभी भी बहुत प्रयास किए जाने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों की मौजूदगी चिंता का कारण है, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की कुछ मौजूदगी थी, लेकिन चुनौती उन्हें बाहर खदेड़ने की है। बड़ी घटनाओं के दौरान आतंकवादियों की हमला करने की क्षमता पर एक सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल औजला ने कहा कि सुरक्षा बल किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरी ओर आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान की बात करें तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शुक्रवार सुबह एक आतंकवादी मारा गया। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राजौरी के पास तासल गुर्जन के वन क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर सेना और पुलिस ने गुरुवार व शुक्रवार की दरमियानी रात को घेराबंदी की तथा तलाश अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोली चलाने के बाद अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच रात भर गोलीबारी जारी रही। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि मुठभेड़ अभी जारी है और इसमें एक आतंकवादी मारा गया है। इसके अलावा यदि आतंकवादियों के सहयोगियों के खिलाफ चल रहे अभियानों की बात करें तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई यानी SIU ने ताजा कार्रवाई में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के एक सहयोगी की अनंतनाग स्थित संपत्ति कुर्क की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों को शरण और रणनीतिक सहयोग देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए SIU अनंतनाग इकाई ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के दनवातपुरा कुकेरनाग इलाके स्थित आतंकवादी के एक सहयोगी की निर्माणाधीन इमारत कुर्क की है। उन्होंने बताया कि संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। प्रवक्ता ने बताया कि गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम UAPA के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान पाया गया कि आतंकवादी के सहयोगी और दनवातपुरा कोकेरनाग निवासी मोहम्मद इशाक मलिक के निर्माणाधीन आवासीय इमारत का इस्तेमाल प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों द्वारा किया गया था। साथ ही बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फ्रेश्तिहार कीरी गांव में आतंकवादियों की आवाजाही के संबंध में मिली विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने फ्रेश्तिहार बारीपोरा क्रॉसिंग पर एक मोबाइल वाहन जांच चौकी स्थापित की। प्रवक्ता के मुताबिक क्रॉसिंग की तरफ आ रहे 2 संदिग्धों ने सुरक्षा बलों को देखने के बाद भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। प्रवक्ता के अनुसार दोनों संदिग्धों की जांच के दौरान 2 चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन और पिस्तौल की 15 गोलियां बरामद की गईं। पुलिस ने कहा कि संदिग्धों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान फ्रेश्तिहार कीरी के रहने वाले सुहेल गुलजार और हुदीपोरा रफियादाबाद के निवासी वसीम अहमद पाटा के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि सुहेल और वसीम लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के सहयोगी हैं। इसके अलावा
जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने इस साल के शुरू में हुई बैंक के एक सुरक्षाकर्मी की हत्या के मामले में गुरुवार को घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ एसआईए के अधिकारियों ने पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग जिलों में कई स्थानों पर छापे मारे। उन्होंने बताया कि छापेमारी बैंक में सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम करने वाले एक गैर स्थानीय संजय शर्मा की हत्या के मामले की एसआईए द्वारा की जा रही जांच का हिस्सा है। हम आपको याद दिला दें कि इस साल फरवरी में पुलवामा के अचन इलाके में आतंकवादियों ने संजय शर्मा की हत्या कर दी थी। उधर ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियानों की बात करें तो आपको बता दें कि जम्मू में मादक पदार्थों की तस्करी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के पास से 22 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 150 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में इस साल अब तक 217 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 7 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस ने इस साल के पहले 5 महीनों में स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 144 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 217 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थ तस्करों में से 23 के खिलाफ स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ की अवैध तस्करी की रोकथाम और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक कालाबाजारी में करोड़ों रुपए की तस्करी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कालाबाजारी में लगभग 3.41 करोड़ रुपए मूल्य की 2.625 किलोग्राम ब्राउन शुगर और 3.14 करोड़ रुपए मूल्य की 2.419 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 43.90 लाख रुपए की नकदी और 15 वाहन भी जब्त किए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि G20 देशों के पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन उन लोगों के लिए सबक है जिन्होंने अक्सर प्रदेश में अशांति पैदा करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, भारत सरकार के सचिव अलका उपाध्याय जी, सभी राज्यों के आदरणीय मंत्रियों में नाम लूंगा तो दादाजी को समय को मिलेगा। सभी गणमान्य अतिथिगण, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, विभिन्न राज्यों के आए हुए सभी अधिकारी, सभागार में उपस्थित किसान बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज जम्मू कश्मीर के लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाने के लिए देश के कोने कोने से आए गणमान्य अतिथियों को देखने का, उनके स्वागत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस वर्ष के वर्ल्ड मिल्क डे उत्सव के आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का चयन करने के लिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के आदरणीय मंत्री श्री रूपाला जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अभी वालियान जी ने बताया, मैं माफी चाहता हूं अगर किसी बाहर से आए हुए अतिथि को कोई असुविधा हुई है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी अफसरों को ये उनसे अपेक्षा है मेरी कि जो भी बाहर से अतिथि आए, कार्यक्रम के समापन के बाद भोजनावकाश के पश्चात यह आपकी जिम्मेदारी होगी, आप ये सुनिश्चित करें कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जब हमारे मुख्य सचिव बोल रहे थे, उन्होंने थोड़ा जिक्र किया। मित्रों, 25 मई को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग G20 देशों की खत्म हुई। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन होना इस देश के लिए तो प्रसन्नता की बात ही है। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे परेशानी पैदा की जाए, उनको एक बड़ा सबक मिला है। और मैं ये बात कह सकता हूं कि ये सच है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाई
और इसके पीछे जो मुख्य कारण है 2019 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बदल प्रारंभ हुई, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं जम्मू कश्मीर में, उसके कारण आवाम का विश्वास प्रशासन में और भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी में बढ़ा। मुझे याद है 2001 में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड मिल्क डे बनाने की परंपरा शुरू की थी। उस समय मैं देश की संसद में था और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सभी डेयरी फार्मर्स, श्रमिक बंधुओं, डेयरी मैनेजर्स और वैज्ञानिकों से अपील करते हुए एकता की भावना से ग्लोबल कंपटीशन में हिंदुस्तान को नई ऊंचाई पर ले जाने का आह्वान किया था। न सिर्फ फूड के महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में या न्यूट्रिशन के रूप में, बल्कि दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका के रूप में भी डेयरी सेक्टर ने अपनी महत्ता स्थापित की है। जब मैं 2001 से पिछले 22 सालों की डेयरी सेक्टर की यात्रा को देखता हूं तो एक बड़ा परिवर्तन स्पष्ट रूप से नजर आता है। आज भारतवर्ष में डेयरी सेक्टर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने में, बल्कि देश भर के लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ऐसे अनेक किसान भाई हैं जिनके जीवन में डेयरी ने सिर्फ अतिरिक्त आय, एडिशनल इनकम की व्यवस्था नहीं की, बल्कि पूरे परिवार को भी रोजगार से जोड़ने में मदद की। मुझे विश्वास है कि यह 2 दिवसीय सेमिनार डेयरी सेक्टर से संबंधित हमारी नॉलेज को समृद्ध करके कोलैबोरेशन के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस तथा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।